हेलो एंड वेलकम टू डिलाइट आईएएस एनसीईआरटी समरी कोर्स में मैं अनुराग आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम पॉलिटी क्लास 8th की एनसीईआरटी का चैप्टर 4 डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे कानून की समझ के बारे में। कानून के बारे में हम क्या बात करेंगे? बात यह है कि क्या कानून सभी पर लागू होते हैं, कानूनों का निर्माण किस तरह होता है और कुछ अलोकप्रिय विवादास्पद कानून के बारे में भी बात करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक प्रश्न है कि विद द रेफरेंस टू द फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इट इज ए क्वासी जुडिशियल बॉडी, मींस अर्ध न्यायिक संस्था है ये। द चेयरमैन is compulsorily a judge of high court or one qualified to be appointed as one, means चेयरमैन जो है हाई कोर्ट का जज होना चाहिए अनिवार्य रूप से, या फिर उसकी योग्यता रखने वाला कोई व्यक्ति होना चाहिए। तीसरा इसमें कथन है कि इट्स रिकमेंडेशन आर एडवाइजरी, मींस यह सलाहकारी निकाय के रूप में है। आपके ऑप्शंस इसमें पहला है 1 और 2 सही है, दूसरा है 3 केवल 3 सही है, तीसरा है 1 और 3 सही है, या फिर चौथा 2 और 3 सही है। इसका आंसर मैं आपको वीडियो के अंत में दूंगा। दोस्तों आपने कभी सोचा हो या विचार किया हो कि भारत में जो कानून है क्या सभी पर लागू होते हैं? तो भारत में एक कानून का सिद्धांत जो है पालन किया जाता है, जिसका नाम है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का क्या मतलब होता है? रूल ऑफ लॉ का मतलब ये होता है कि कोई भी कानून होगा उसकी नजर में सभी व्यक्ति समान होंगे और समान रूप से यह कानून सभी पर लागू होगा, चाहे वह कोई अमीर व्यक्ति हो, चाहे वह कोई गरीब व्यक्ति हो, यहाँ तक कि कोई राष्ट्रपति भी होगा ना तो उसके ऊपर भी वही कानून लागू होंगे जो एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला गरीब व्यक्ति होगा। दैट मीन्स कि जो कानून होंगे भारत में वह सभी पर लागू होंगे। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया? क्योंकि हमारा संविधान जो है कानून धर्म, जाति, लिंग के आधार पर लोगों के बीच कोई भी भेदभाव नहीं करता है। कानून के शासन का मतलब मैंने आपको बताया कि देश में सभी का नागरिकों पर समान रूप से कानून लागू होंगे, चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो। किसी भी अपराध या कानून के उल्लंघन का एक निश्चित सजा होती है। कोई भी व्यक्ति होगा, चोरी करता है, चोरी करना एक अपराध है, दंडनीय अपराध है, तो उसकी एक निश्चित सजा होगी। लेकिन उस अपराधी को, मीन्स जो अक्यूज्ड है, जो अपराध जिसने किया है, जिस पर आरोप लगा हुआ है, उसको सजा तभी मिलेगी जब एक निश्चित प्रक्रिया का पालन होगा। तो सजा तक पहुंचने की एक तय प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति का अपराध साबित किया जाता है। लेकिन क्या हमेशा ऐसा ही था? भाई क्वेश्चन ये है कि ऐतिहासिक रूप से भी क्या ऐसा ही था कि कोई व्यक्ति किसी कानून का उल्लंघन करता था तो उसको एक निश्चित प्रक्रिया के तहत दंड दिया जाता था? तो यदि आप औपनिवेशिक शासन को याद करेंगे तो आपको याद आएगा कि अंग्रेजों के समय जिस प्रकार से कानून भेदभावपूर्ण बनाए जाते थे, भारतीयों के लिए अलग प्रक्रिया होती थी, अंग्रेजों के लिए अलग प्रक्रिया होती थी, अमीरों के लिए अलग कानून में दंड होता था, गरीबों के लिए कानून में अलग प्रकार का दंड होता था। तो इस तरह से जो एक ही अपराध के लिए व्यक्ति को अलग अलग सजा दी जाती थी। क्यों? क्योंकि वह निचली जाति का है या गरीब व्यक्ति है। तो इस आधार पर हमने देखा कि ऐतिहासिक रूप से औपनिवेशिक शासन में जाति के आधार पर या अन्य आधार पर अपराध के लिए अलग अलग दंड की प्रक्रियाएं थी, अलग अलग सजाएं थी। औपनिवेशिक शासन के दौरान हमने कानून पर आधारित व्यवस्था जैसे परिपक्व होती गई तो जाति के आधार पर जो सजा देने में जो भेदभाव होता था वह भी खत्म होता गया। क्यों होता गया? आप देखो, सोचिए यहाँ पर एक्चुअली में क्या हुआ। 1857 की क्रांति के बाद जब हमारे यहाँ कांग्रेस का गठन हुआ तो कांग्रेस ने यह डिमांड रखी, कांग्रेस ने यह धीरे धीरे मांग की कि भारतीयों के लिए जो कानून बनाए जा रहे हैं उनमें भारतीयों से पूछो तो सही कि भाई उनको किस प्रकार के कानून की जरूरत है। तो अंग्रेज जो कानून बनाते थे वो भारतीयों से उनको कोई भी राय नहीं ली जाती थी। उन्होंने जिस तरह के कानून बना देते थे तो भारतीयों को उसी प्रकार से उनका पालन करना पड़ता था। यहाँ पर कोई विरोध भी नहीं कर सकता था, क्योंकि यदि कोई विरोध करता था तो अंग्रेज उनको दंड की सजा देते, दंड देते थे। तो अंग्रेजों के मनमाने कानून के विरुद्ध जो है समानता के लिए संघर्ष किया भारतीय राष्ट्रवादियों को द्वारा। क्योंकि अंग्रेजों ने देखा, भारतीयों ने देखा, जो कांग्रेस के लीडर थे उस समय, जो क्रांतिकारी राष्ट्रवादी थे, उन्होंने देखा कि किस प्रकार से भारतीयों के साथ अंग्रेज अपने मनमाने तरीके से जो भेदभाव करते हैं, मनमाने तरीके से कानून का पालन करते हैं। आप लोगों को याद होगा रॉलेट एक्ट, ठीक है, काला कानून याद होगा, अगर आप इतिहास में पढ़े होंगे तो वो याद होगा। तो इस प्रकार से हमने देखा था कि औपनिवेशिक शासन के दौरान जो है किस प्रकार से जो है अंग्रेजों ने मनमाने ढंग से कानून का पालन किया और भारतीयों को
अलग अलग प्रकार से दंड दिए, भेदभावपूर्ण दंड दिए। ये हो गया, हमने देखा कानून का किस प्रकार से जो रूल ऑफ लॉ आया। क्योंकि देखो, जब हमारे यहाँ स्वतंत्रता मिली और संविधान का लागू हुआ, संविधान का बना, तो उसमें यही बात सबसे महत्वपूर्ण रही कि हमने रूल ऑफ लॉ के सिद्धांत को अपनाया। क्यों? क्योंकि भारतीयों को यह एहसास हो गया था कि हमारे लिए जो कानून बनाए जाने हैं, उसमें हमको निर्णय लेना जरूरी है, हमारा भी निर्णय होना चाहिए कानून के निर्माण। तो इसीलिए हमने इस तरह से इस सिद्धांत को अपनाया है, रूल ऑफ लॉ को, विधि के शासन को हमने अपनाया। ठीक है, इस तरह से हमने देख लिया कि सभी पर जो भी कानून होंगे वो सभी पर लागू होंगे। अब हम बात करेंगे इसके दूसरे पॉइंट पर, दूसरे बिंदु पर, वह है नए कानून किस तरह से बनते हैं। इसको हम एक तरह से स्टोरी के रूप में समझते हैं। स्टोरी है महिला संगठन के बारे में। महिला संगठन 1980 का दशक है। 1980 के दशक में जो महिलाएं कुछ अपने घरेलू हिंसा से पीड़ित थी, घर में उनके वाद विवाद होता था, पति द्वारा मारपीट होती थी, ससुराल पक्ष में उनको सही से नहीं रखा जाता था। तो इस प्रकार की जो है उनकी संरक्षण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए उस समय जो है कुछ महिला संगठन सक्रिय रहे। इन महिला संगठनों के समक्ष जो शिकायतें आती थी, उन शिकायतों के आधार पर महिला संगठनों ने डिमांड रखी, एक तरह से मांग की सरकार से कि घरेलू हिंसा की परिभाषा इन्होंने बनाई कि घरेलू हिंसा को रोकने के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए और घरेलू हिंसा के अंतर्गत शारीरिक, आर्थिक, यौन, मौखिक व भावनात्मक दुर्व्यवहार, इन सभी को शामिल करना चाहिए। और सरकार जो है इस पर आगे बढ़ के कदम उठाए और एक कानून जो है बनाए जिसमें जो है इस प्रकार के कुकृत्य करने वाले व्यक्तियों को सजा का प्रावधान हो। साथ ही साथ महिला संगठनों द्वारा ये भी मांग की गई कि जो साझा घरेलू दायरे में रहने वाली किसी भी महिला है, वो भी इस कानून के तहत आए। केवल पत्नी ही इसमें शामिल ना हो, और भी जो महिलाएं हैं जो घरेलू दायरे में आती हैं, उनको भी इसमें शामिल करना चाहिए। साथ ही इसमें उन्होंने यह भी मांग रखी कि किसी भी महिला को मकान से बाहर नहीं किया जा सकता, बाहर नहीं भगाया जा सकता, और आर्थिक मदद के बारे में भी ख्याल होना चाहिए इस कानून में। इस प्रकार की जब महिला संगठनों द्वारा जो है डिमांड रखी गई विभिन्न माध्यमों से, चाहे टीवी पर हो, चाहे रेडियो पर हो, चाहे वो अखबारों में न्यूज के माध्यम से हो, तो उन्होंने एक तरह से लोगों की मांग को सरकार तक पहुंचाया कि इस प्रकार के कानून की आवश्यकता वर्तमान में है, ताकि इस प्रकार के अपराधों को रोका जा सके। तब सरकार ने निर्णय किया और घरेलू हिंसा अधिनियम के रूप में एक कानून का निर्माण, इसका एक ड्राफ्ट तैयार किया गया। ड्राफ्ट किसने तैयार किया? यह ड्राफ्ट तैयार किया था लॉयर्स कलेक्टिव ने, जो राष्ट्रव्यापी चर्चा के बाद एक घरेलू हिंसा रोकथाम विधेयक को मसौदा तैयार किया 1999 में। इसमें वकील भी थे, कानून के विद्यार्थी और समाज के वैज्ञानिकों ने इसमें शामिल थे। लेकिन इन्होंने जो ड्राफ्ट तैयार किया था, वह इस महिला संगठनों द्वारा जो एक सुझाव दिए गए थे कि कानून में किन किन पॉइंट को जो रखना जरूरी है, उनसे बिल्कुल अलग था। क्योंकि यहाँ पर उन्होंने बताया कि हमने कई महिलाओं की आपबीती सुनी है, हमने देखा है कि महिलाएं मारपीट से बचाव चाहती हैं, वे अपने मकान में रहना चाहती हैं, कई बार उन्हें सिर्फ थोड़ी सी राहत की दरकार होती है। इस मुद्दे से निपटने के लिए नया नागरिक कानून होना चाहिए, परंतु जो ड्राफ्ट तैयार किया गया सरकार के द्वारा, इस संगठन के द्वारा, उस ड्राफ्ट में ये जो महिला संगठनों द्वारा जो मांग की गई थी कि इस विधेयक में वो कोई भी बात नहीं है जो हमने सुझाई थी। विधेयक के इस रूप का विरोध करना चाहिए। तो महिला संगठनों ने जब इस तरह से विरोध किया, उन्होंने संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से महिला संगठन और राष्ट्रीय महिला आयोग ने संसदीय स्थायी समिति को सुझाव सौंपे। इस प्रकार से जब संसदीय समिति को महिला संगठनों ने अपने सुझाव सौंपे, ड्राफ्ट जो तैयार हुआ वह गया एक समिति के पास, संसदीय समिति। उस ड्राफ्ट पर संसदीय समिति में विचार रखे, उस पर विचार किया। उसी संसदीय समिति को महिला संगठनों द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा अपने सुझाव दिए गए कि इस ड्राफ्ट में इन बिंदुओं पर विचार किया जाना चाहिए और ये बिंदु कुछ ऐसे स्पष्ट तरीके से शामिल होना चाहिए। तब जाके क्या हुआ, 2002 में दिसंबर में स्थायी समिति ने अपनी सिफारिशें जो है राज्यसभा को सौंप दी। इन सिफारिशों को लोकसभा में भी पेश किया गया। कमेटी की रिपोर्ट में महिला संगठनों की ज्यादातर मांगों को स्वीकार कर लिया गया और 2005 में संसद के सामने एक नया विधेयक पेश किया गया। दोनों सदनों से मंजूरी मिल जाने के बाद उसे राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है और 2006 से यह घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून लागू हो जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि एक कानून की बनाने की जो पृष्ठभूमि थी, उस कानून
में जो अपराध घोषित किए गए थे, दंडनीय अपराध घोषित किए गए थे, इस तरह के केस जो है हमारे भारतीय समाज में देखने को मिलते हैं। तो जब उस तरह के केस देखने को मिलते हैं तो पीड़ित समाज के पक्ष में कुछ ऐसे संगठन खड़े हो जाते हैं जो यह सरकार के समक्ष मांग प्रस्तुत करते हैं कि इस प्रकार के कानून बनने चाहिए जो उस कुकृत्य को, उस तरह के अपराधों को दंडनीय अपराध घोषित, तब जाके जो है एक कानून जो है सरकार के समक्ष पेश होता है। सरकार ड्राफ्ट बनाती है, ड्राफ्ट पहुंचता है समिति के पास, संसदीय समिति फिर उस पर सिफारिश करती है और तब जाके जो है एक कानून लोकसभा और राज्यसभा में पेश होने के बाद, पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास पहुंचता है और फिर वह कानून बनता है। तो इस तरह से जो है एक कानून की एक क्या होती है, यात्रा होती है, एक स्टार्टअप होता है, स्टार्ट होता है, फिर वो कानून बनता है। ठीक है ना। तो ये हो गया पूरी प्रक्रिया, हमने कानून के बारे में समझी कि वह किस तरह से बनता है। अब हम कुछ ऐसे कानून विवादास्पद, क्योंकि देखो क्या होता है कि सरकार बना तो देती है कानून, लेकिन कई बार क्या होता है कि सरकार ने जो कानून बनाया हो सकता है जनता को पसंद नहीं आए, या फिर हो सकता है पूरा का पूरा कानून पसंद नहीं आए, या फिर किसी कानून का कोई बिंदु या उसका कोई प्रावधान पसंद नहीं आता है। तब ऐसी स्थिति में जनता जो है उस कानून का विरोध करती है। तो ऐसा कानून जो संवैधानिक रूप से तो वैध होने के कारण कानूनन सही हो सकता है, फिर भी वह लोगों को पसंद नहीं आता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उसके पीछे नीयत सही नहीं है। तो लोग उसकी आलोचना करते हैं, उसके खिलाफ जनसभाएं करते हैं, अखबारों में लिखते हैं, टीवी चैनल और रेडियो में न्यूज चलती हैं। जैसे ही एक इसका उदाहरण दिया गया है कि नगर पालिका की सीमाओं के भीतर जगह जो होती है उसके इस्तेमाल से संबंधित नगर पालिका कानूनों में जो पटरी पर जो रेहड़ी वाले होते हैं उन पर दुकान लगाने की, फेरी लगाने को गैर कानूनी घोषित किया। आपने देखा होगा कि शहरों में जो पगडंडी होती है जिस पर सड़क के बगल में से लोग चलते हैं, उस पर फेरी दुकान लगाने वालों को यह गैर कानूनी घोषित कर दिया। लेकिन आप सोच के देखिए कि शहरों में भी ये जो लोग होते हैं जो फेरी लगाते हैं पटरियों पर, उन पर काफी कुछ निर्भर करता है। लोग जो है उनकी एक तो रोजी रोटी, दूसरा काफी कुछ चीजें जो है शहरी लोगों को उनके माध्यम से सस्ती चीजें मिल जाती हैं। तो उनका एक तो जीवन है, जीवन यापन बिल्कुल, रोजी रोटी उसी पर निर्भर है। तो ये एक निर्णय जो लिया गया, ये एक तरह से देखा जा सकता है कुछ लोगों को पसंद ना आए, लेकिन कुछ लोग कह सकते हैं हाँ बिल्कुल बहुत अच्छा निर्णय है। तो जो लोग सोचते हैं कि संबंधित कानून सही नहीं है, वे अदालत की शरण में जा सकते हैं। और यदि अदालत को लगता है कि वह कानून जो है एक बड़े वर्ग के लिए हित में नहीं है, तो वह जो है एक इसका रद्द करने का भी आदेश दे सकता है न्यायपालिका के माध्यम से। ठीक है। ये होते हैं विवादास्पद कानून के बारे में हमने देखा। अब हम वापस आ जाते हैं अपने प्रश्न पर। प्रश्न मैंने पूछा था वित्त आयोग के बारे में। ये 3 कथन है कि वित्त आयोग जो है एक अर्ध न्यायिक संस्था है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। संविधान के आर्टिकल 280 में यह स्पष्ट लिखा है कि जो केंद्र का वित्त आयोग होता है वह एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है। दूसरा, इसमें जो चेयरमैन की बात करी गई है, तो चेयरमैन जो होता है, चेयरमैन हो या फिर उसके मेंबर्स हो, इसके बारे में मैं बता दूं तो एक चेयरमैन प्लस 4 सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चेयरमैन के बारे में यह बात कही गई है कि संसद द्वारा यह निर्धारण किया गया है कि उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए। पहली बात, चेयरमैन के लिए योग्यता जो निर्धारित की गई है वह यह है कि सार्वजनिक मामलों का वह अनुभवी व्यक्ति होना चाहिए। तो ये दूसरा ऑप्शन जो इसका जो कथन है वह गलत हो जाता है, क्योंकि वह हाईकोर्ट का जज नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, इसमें मेंबर्स के बारे में यदि मैं बात करूं तो मेंबर्स के लिए 4 योग्यताएं हैं। या तो वह हाईकोर्ट का न्यायाधीश हो या इसके लिए योग्य व्यक्ति हो। दूसरा, लेखा एवं वित्त मामलों का विशेष ज्ञान होना चाहिए। तीसरा, प्रशासन और वित्तीय मामलों का व्यापक अनुभव होना चाहिए। चौथा, अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञाता होना चाहिए। ये 4 कंडीशन है मेंबर्स के लिए योग्यता, एलिजिबिलिटी के लिए। तीसरी जो इसमें बात जो कथन दिया गया है, इट्स रिकमेंडेशन आर एडवाइजरी इन नेचर। बिल्कुल सही बात है। वित्त आयोग द्वारा जो रिपोर्ट या जो सलाह दी जाती है वह केवल सलाहकारी होती है, उसको मानना ना मानना सरकार के हाथ में होता है। इसीलिए यह तीसरा कथन भी सही हो जाएगा। तो इसमें कौन कौन सा सही होगा? पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है, इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आज के लिए यहाँ पर हमारा समाप्त होता है लेक्चर। यदि आप लोगों को इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए है तो आप लोग डिलाइट आईएएस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, और यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।